हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 20 मार्क्स का, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का परिचय दें, या फिर पूछे इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालें। दोनों क्वेश्चन सेम ही है एंड दोनों का आंसर भी सेम ही बनेगा। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए और भी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको भूमिका का हेडिंग डालना है, ठीक है, इस प्रश्न को लिखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें भूमिका लिखना होता है या फिर प्रस्तावना। ठीक है, तो हम यहाँ पे भूमिका का हेडिंग डालेंगे एंड लिखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन बहुत प्राचीन नहीं है। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में होता है। यद्यपि इस दिशा में इससे पूर्व भी कुछ प्रयास दिखाई पड़ते हैं, जिनमें भक्तमाल, कविमाला, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता को रखा जा सकता है, किंतु इनमें इतिहास दृष्टि का अभाव है, अतः इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। फ्रेंड्स, भूमिका में आपको इतना ही लिखना है एंड उसके बाद हम देखेंगे 1 बाय 1 कि सभी इतिहासकारों का नाम जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है गारसा दत्तांशी का। तो सबसे पहला हेडिंग आपको डालना है गारसा दत्तांशी का इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपको हेडिंग डालना है एंड लिखना है, औपचारिक रूप से सर्वप्रथम 1839 में फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तांशी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम था इस्तेबार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। और ये आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनेगा कि गारसा दत्तांशी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा इस्तेबार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। यद्यपि इसे पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, परंतु इसमें इतिहास लेखन की परिपाटी का पालन नहीं किया गया है। इसमें जिस वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था वह बिल्कुल अवैज्ञानिक था। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं में आपको पहला जो विशेषता बताना है इसका वर्णानुक्रम पद्धति। उसके बाद दूसरा आपको इसमें पॉइंट डालना है अनेक कवि रचनाकारों का नाम संग्रह। उसके बाद तीसरा अवैज्ञानिक तरीका, और चौथा इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं, जिस कारण गारसा दत्तांशी के इतिहास को उचित नहीं माना गया। उसके बाद हम देखते हैं पहला भारतीय प्रयास जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। तो आपको हेडिंग डालना है एंड लिखना है, इस दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक शिव सिंह सरोज की पुस्तक का नाम क्या है, तो शिव सिंह सरोज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न ये भी बनेगा। 1883 में आई, जिसमें इन्होंने कुल 1000 कवियों का परिचय दिया है तथा इन कवियों का कालानुक्रम पद्धति से नाम संग्रह किया है, परंतु इस ग्रंथ में भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस कारण यह इतिहास ग्रंथ कम और नाम संग्रह ग्रंथ अधिक लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका भी इतिहास ग्रंथ क्या था कि उचित नहीं था लिखा हुआ, एंड साथ ही साथ इन्होंने न ही काल विभाजन किया और न ही नामकरण किया। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में अगला जो प्रयास किया गया वो जॉर्ज क्रिएशन द्वारा किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला हेडिंग डालना है जॉर्ज क्रिएशन का इतिहास एंड लिखना है आपको, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में सर्वप्रथम एक प्रशंसनीय प्रयास डॉक्टर जॉर्ज क्रिएशन द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सही अर्थों में इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। इसमें कालानुक्रम पद्धति, प्रथम बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास, साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना की गई है। साथ ही इसमें आदिकाल को चारण काल नाम दिया गया है। इसमें भक्ति काल के उदय की व्याख्या भी की गई है तथा भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के रूप में अभिहित किया गया है।
परंतु ग्रियर्सन के इतिहास लेखन में कुछ कमियां भी थी, जैसे इनका काल विभाजन व नामकरण दोषपूर्ण था। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया काल तथा जायसी की प्रेम कविता आदि नामकरण सटीक नहीं थे। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों की ऐतिहासिक विवेचना नहीं की गई, साथ ही इसमें भक्ति काल के उदय की व्याख्या गलत की गई। तो ये सब कमियां थी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास लेखन में। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है मिस्र बंधुओं का इतिहास। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 5000 कवियों का परिचय दिया गया है। इन्होंने साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित करके नामकरण भी किया है तथा साहित्य के मूल्यांकन के लिए शास्त्रीय दृष्टि, रस, छंद, अलंकार पर आधारित का प्रयोग किया है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है एंड लिखना है आपको 2 शब्दों का स्थान छोड़ते हुए। मिस्र बंधुओं का प्रयास सराहनीय रहा, किंतु इसमें काल विभाजन और नामकरण की पद्धति दोषपूर्ण है तथा शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित होने के कारण इसमें साहित्य की युगीन परिस्थितियों की उपेक्षा भी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ। तो आपको 5वां हेडिंग डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन किया। उन्होंने साहित्य के 900 वर्षों के काल को 4 खंडों में विभाजित किया। उनका विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया। उनके अनुसार साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है तथा चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ ही साहित्य में भी परिवर्तन आ जाता है। उनका इतिहास ग्रंथ इतिहास लेखन परंपरा में मील का पत्थर है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसका इतिहास ग्रंथ इतिहास लेखन की परंपरा में मील का पत्थर है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह अपने विषय का सर्वप्रथम इतिहास है जिसमें अत्यंत व्यापक सूक्ष्म दृष्टि, विकासवादी दृष्टिकोण, विशद विवेचन व विश्लेषण तथा तर्कसंगत निष्कर्ष एकत्र मिलते हैं। आज के हिंदी साहित्य के इतिहास के विशाल भवन की सुदृढ़ नींव अप्रितम तथा सशक्त आलोचक एवं समर्थ सक्षम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रख दी थी। आज जो हम इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं उसकी जो सुदृढ़ नींव है उसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही ने लिखा है, और सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने ही इतिहास ग्रंथ लिखा है, इसलिए हम लोग इन्हीं का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सबसे बड़ा हिंदी साहित्य में हम योगदान देखते हैं जो कि है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आपको 6ठा हेडिंग डालना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, एंड आपको लिखना है आचार्य शुक्ल के पश्चात साहित्य इतिहास लेखन में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने आचार्य शुक्ल के युगवादी दृष्टिकोण के स्थान पर परंपरावादी दृष्टि का प्रयोग किया तथा मानव को साहित्य के केंद्र में रखकर साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया तथा भक्ति काल को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास माना। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है राम स्वरूप चतुर्वेदी का, एंड लिखना है इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण नाम है वह है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में साम्यवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए आचार्य शुक्ल तथा आचार्य द्विवेदी की मान्यताओं को आपस में मिला दिया है तथा माना कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता इसके द्वारा विरोधों का सामंजस्य है। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड 2 शब्दों का स्थान छोड़ते हुए लिखना है इसके पश्चात अनेक लोगों ने इतिहास लेखन का कार्य किया, जिनमें
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, और ये सभी नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछ लेगा आपको एग्जामिनर कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का ग्रंथ का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, इसलिए आपको ये सभी चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स। डॉक्टर वचन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। आचार्य रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य को परखने का प्रयास किया है तथा कई कालखंडों जैसे भारतेंदु द्विवेदी तथा प्रेमचंद्र पर विस्तार से लिखा है। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट का हेडिंग यानी कि 8वां जो आपको हेडिंग डालना है वो है निष्कर्ष का, एंड लिखना है आपको, इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा अनवरत रूप से जारी है। यद्यपि नई खोजों तथा शोधों के पश्चात इसका स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ है, तथापि नए नए इतिहास दृष्टियों से इतिहास लेखन की परंपरा जारी है, जिसके द्वारा हमें साहित्य के विविधताओं तथा उनके विशेषताओं को और भी सटीक रूप से जानने और समझने में मदद मिल रही है। ठीक है, तो निष्कर्ष में आपको इतना ही लिखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।